साल ऑस्ट्रेलिया गया, लोग मेरे से पूछते दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ दो मेहमान आप देख सकते हैं मौजूद है। वसीम अल्ताफ साहब पाकिस्तान से और नाज़िया इलाही खान हिंदुस्तान से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। भारत माता की जय, जय श्री राम। वसीम साहब और नाजिया को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि मुद्दा भारत और पाकिस्तान से जुड़ा है। बिल्कुल, हमने देखा बीते दिनों, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, खासतौर से यूएई, सऊदी, वो पाकिस्तान के साथ एक कड़ा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी बैगर्स होते हैं उनके खिलाफ रेड मलेशिया में भी हो रहे हैं। इनफैक्ट कई सालों से यूएई को भी देखें तो यूएई ने भी पाकिस्तान के कई शहरों को बैन कर दिया। स्पेसिफिकली इनफैक्ट 24 शहर हो गए हैं। और अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो अभी रिसेंट जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें बाइडेन ने एक पॉडकास्ट के दौरान ये वायदा किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होंगे उनको ग्रीन कार्ड, ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड दिए जाएंगे जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से ग्रेजुएशन करेंगे। तो इसी पे आज की बहस है। वसीम साहब, सबसे पहले तो जब पाकिस्तान को लेकर ये बहस छिड़ती है कि जो यूएई है और इस तरह के जो मुल्क है वो बैन कर रहे हैं पाकिस्तान के शहरों को और पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे हैं, तो उस पर पाकिस्तान कहता है ये हमारी गलती नहीं है, तो यूएई की है, हमारी इसमें क्या गलती है? आपको किसकी गलती नजर आती है? यूएई की गलती है या पाकिस्तान की गलती है? कहाँ पे कमी है? नहीं जी, गलती तो यकीनन हमारी अपनी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से शहरों से लोग बाकायदा तौर पे जत्थों की सूरत में वहां पे जाते रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि वहां जाके भीख मांगते हैं। वो पूरे गैंग्स जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि सऊदी अरब में भी हज के दिनों में यहाँ से बाकायदा तौर पे ग्रुप्स की सूरत में यहाँ से लोग जाते हैं, गैंग्स जाते हैं, जो सिर्फ भीख मांगते हैं वहां पे। तो अब बात ये है, वो जो मुल्क हैं वो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपमेंट हो रही है वहां पे, वहां का एक खास माहौल है, और उस माहौल में अब ये फकीर जाके मांगना शुरू कर दें वहां पे, तो वो एक उसका जो तासुर उभरता है ना, वो बहुत ही नेगेटिव है। कि यार, एक मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और पूरी दुनिया से लोग वहां पे आ रहे हैं, और वहां पे पूरा एक जत्था खड़ा हुआ है कोटली से, या मिसाल के तौर पे पेशावर से, या हैदराबाद से, या फैसलाबाद से, जो भीख मांग रहे हैं। तो उससे एक बहुत ही एक मनफी तासुर उभरता है। तो उन्होंने पाबंदी लगा दी है इस चीज की। बाकी जो आप वो बात कर रही हैं, अमेरिका में सदर जो ट्रंप जो उम्मीदवार हैं, एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, वो तो बहुत क्लोज हैं इंडियंस के, और उनके जो व्यूज हैं वो बहुत ही प्रो इंडिया हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि हम तो इंडियन स्टूडेंट्स को हम ग्रीन कार्ड्स देंगे। इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया पे छाया हुआ है, जहां तक प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल का ताल्लुक है। तो वो तो हर मुल्क के दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से जाते हैं, जाके हम भीख मांगते हैं, जराइम में इन्वॉल्व होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, नौ उम्र लड़कियों के साथ ज्यादती करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका एक बहुत ही एक मनफी एक असर पड़ता है वहां के हुकूमतों पे, वहां के लोगों पे। तो वो इसलिए दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। जी अमर। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नाज़िया, अगर हम एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं, और उनका जो रीसेंट ये स्टांस है इमिग्रेशन को लेकर, जो उन्होंने बदलाव देखा है, जो मौजूदा अभी वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं उसको लेकर, जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये बात कही है कि इंडियन स्टूडेंट्स और चाइनीज़ स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कहा है कि ये एक टैलेंट्स होते हैं जो हमारे यहाँ से पढ़कर चले जाते हैं और अपने देशों में जाकर अरबपति बन जाते हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट्स को रिटेन करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी इकोनॉमी और देश को आगे बढ़ा सकें। भारत को लेकर ये प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात, और हम देख रहे हैं कि भारत का हर ही मुल्क में एक रुतबा बढ़ रहा है। आप किस तरह से देखती हैं? और उधर पाकिस्तान
जो है वो लगातार भारत पे कोई ना कोई छीटाकशी करता रहता है? अंबर, मैं इसको ऐसे बताऊंगी कि हमारे इस्लाम में जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बीबी को जमीन पर उतारा गया था, तो हव्वा बीबी की नजर जो है वो फल पर थी, अनाज पर थी, और आदम की नजर जो है वो हव्वा पर थी। तो वहां से जो सिनेरियो है ना और मानसिकता जो है वो वहीं से सेट हो गई कि मुस्लिम मर्दों की नजर 99% मुस्लिम मर्दों की नजर जो है वो औरत पर ही टिकी होती है। सुबह से लेकर रात उनका औरत से शुरू होता है और औरत से खत्म हो जाता है। हम अक्सर गाए बगाए हम एक साथ एक चैनल पर बैठ जाते हैं। अंबर कभी हिजाब की लड़ाई लड़ते हैं, कभी पॉलीगेमी की लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में अब आप देखिए कि ऋषि सोनक साहब है, मेलोनी है, फ्रांस है, ट्रम्प है, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में आप देखिएगा, हर कोई पाकिस्तानी मुसलमानों को साइड करके, बॉयकॉट करके उनको भेजने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए, सारे के सारे मुसलमान ही है क्योंकि माइनॉरिटी को तो खत्म ही कर डाला इन्होंने, तो ये इनको तो अब मतलब अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, अब वो भी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, इनके मुंह पर थूक चुका है। इस्लाम एक ऐसा सफोकेटिव, एक ऐसा बंद रूम है जिसमें ना ये मुसलमान खिड़की बनाना चाहते हैं, ना दरवाजा बनाना चाहते हैं। एडुकेशन से बहुत दूर है। आप जब पाकिस्तान के मुसलमानों से या भारत के मुसलमानों से आप जब भी पब्लिक रिएक्शन लीजिएगा, आप उनसे पूछिएगा साइंस, नहीं, हमारा कुरान वो तो दुनिया तक है। साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें दुनिया तक है। अल्टीमेटली उनका कहना होता है कि हमें जाना है जन्नत, और जन्नत में 72 वर्जिन हूरों का मजा लेना है। तो उनकी जिंदगी की शुरुआत औरत से होती है और उनकी जिंदगी का इख्तिताम भी औरत से हो जाता है। आज हमारे भारत में एक शिक्षा पर बहुत फोकस किया गया है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से एजुकेशन पर इतना फोकस किया गया है कि बहुत सारी योजनाओं के तहत मुसलमान बेटियों के लिए भी योजनाएं आई और सारे बच्चों और युवाओं के लिए योजनाएं आई, ताकि बच्चा पढ़े और अपने पैर पर अपने बलबूते खड़ा हो जाए। और सबसे हमारे खुशकिस्मती है कि हम पूरे भारत में 79% लोग जो है वो शिक्षित है। हमारे लिए पर्सनली, मेरे और अंबर आपके लिए दुर्भाग्य है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम दलित से भी पीछे हैं। अब आप देखिए कि हालिया में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में 1 मिलियन मुल्ला बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये अचीव नहीं कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी अचीव कर रहे हैं, लेकिन मुल्ला बनाने में अचीव कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनाने में या प्रोफेसर बनाने में या इंजीनियर बनाने में या डॉक्टर बनाने में या जज बनाने में या बैरिस्टर बनाने में, ये अचीव नहीं कर रहे हैं, इनका फोकस ही नहीं है। मैंने एक और मेरे पास क्लिपिंग आई थी कि एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक शिया के पक्ष में जजमेंट दे डाला था, तो दूसरे दिन ही सुन्नी जमात खड़ा हो गया मस्जिद के बाहर जुमा की नमाज के बाद और कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर शिया के पक्ष में ऑर्डर देगा, शिया के हित में जजमेंट देगा, उसका सर तन से जुदा होगा। अब आप सोचिए कि ना कानून है, ना संविधान है पाकिस्तान में। अगर है तो सिर्फ एक ही चीज है, जंगजू हरकतें, टेररिज्म, बम, गोली, बारूद, और औरत को किडनैप करना, उनकी हत्या करना, उनका कन्वर्शन करवाना। तो जब एक कम्युनिटी सिर्फ जंगजू हरकतों पर फोकस कर रही है तो वो फिर आगे फोकस कर नहीं पाएगी। और ऐसे में अगर पूरी दुनिया इनको बॉयकॉट कर रही है और पूरी दुनिया इनको थूक रही है, तो इसमें कोई मतलब सोचने या समझने की बात नहीं है। पर्सनली अंबर, मैं और वसीम साहब, मैं ट्रम्प को बहुत बहुत फॉलो भी करती हूँ। मैं अपने ट्विटर पर उनको पर्सनली फॉलो करती हूँ, बिकॉज उनकी जो बातें होती हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत बुलेट पॉइंट वाली बातें होती है। वो डिप्लोमेट बात नहीं करते जलेबी की तरह घुमा घुमा करके, तो मुझे उनकी वो चीज बहुत पसंद आती है। और जो बिडेन से आई एम नॉट मच हैप्पी, मैं उनके पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होती हूँ, क्योंकि जो बिडेन जो होते हैं वो थोड़े से डिप्लोमेट होते हैं और सारे तरफ को लेकर के वो चलना चाहते हैं। बट ट्रम्प बहुत क्रिस्टल क्लियर और टू द पॉइंट बात करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वसीम साहब, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की बात करें या और भी बहुत सारे ममालिक हैं, वहां पर हम भारतीयों को लेकर
चाहे जो नेटिव्स हैं उनका एक ओपिनियन देखें, या फिर इनफैक्ट पुलिस को भी देखें। अगर कोई इंडियन होता है और उनको पता चल जाता है कि कोई इंडियन है, तो उसको इजीली इतनी आसानी से टिकट्स भी नहीं देते, अदरवाइज किसी को भी वो आसानी से बड़ा टिकट दे देते। तो इंडियन को लेके एक बड़ा ही अलग वहां पे ओपिनियन है, उनको ट्रस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी को लेकर एक अलग ही वहां पर सोच है। मुसलमान कंट्रीज भी ऐसे ही है, वेस्टर्न भी वैसी, या फिर कमी और गलती कहाँ पे है कि पाकिस्तान अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे भी देखें तो वहां पे भी पीछे, और जो लोग डायस्पोरा है, जो बाहर है, उसको लेकर भी इसी तरह की जो सोच है वो बाहर के लोगों के बीच में है। क्यों है ऐसा? देखिए, पर्सनली मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल जिन लोगों को पेश आती है किसी नए कल्चर में अपने आप को एडजस्ट करने की, एक्लेमेटाइज़ करने की, वो मुसलमान हैं। अब देखिए कि जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी आपका जो मज़हब है वो कंपैटिबल नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, और ये बात गलत भी नहीं है, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ। ये लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अब वो जाके किसी दुकान पे काम करेगा, चंद दिन के बाद वो कहेगा जी कि मुझे आप वक़फ़ा दिया करें, मैंने नमाज़ पढ़नी है, और उसके लिए मुझे आप एक अलग जगह भी दें। फिर वो कहेगा जी कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको इस्लामियात पढ़ाई जाए, उस टीचर का बंदोबस्त किया जाए। फिर जो मेरी बेटी है, वो हिजाब करती है, तो वो हिजाब पे भी कोई आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता वो स्पेस लेते जाएँगे, और वो अपने आप को उस कल्चर की जो रिक्वायरमेंट्स है, हर कल्चर की कुछ अपने एथोस होते हैं, कुछ नुआंसेस होते हैं, सेंसिबिलिटीज़ होती हैं। ये कहते हैं कि नहीं जी, हमने अपनी हर कल्चर में, हर मुल्क में जाके अपनी एक अलहदा शनाख्त बनानी है, लिहाज़ा हमें एक्सेप्ट किया जाए। दूसरों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये। अगर कोई गोरी यहाँ पे आ जाए और आके वो स्कर्ट में घूमे, तो 10 मौलवी उसके पीछे लग जाएँगे, हो सकता है पत्थर मारें उसको। एक दौर था जहाँ पे स्कर्ट में औरतें घूमती फिरती थी, यहाँ पे आते थे, और यहाँ हो टूरिस्ट। सकता है वो साबुत वापस जा पाए भी नहीं जा पाए, ये भी बड़ी कहना हाँ, मुश्किल हो जाए। एक ज़माने में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म था, वेस्ट से बहुत गोरे आया करते थे, यहाँ पे सड़कों पे आपको आम नज़र आते थे। अब आपको कोई नज़र नहीं आएगा, अब सूरत-ए-हाल बदल चुकी है। लाहौर में मैं एक दफ़ा गाड़ी में जा रहा, तो मेरे आगे एक गाड़ी जा रही थी, जिसको एक गोरा चला रहा था, और उसने गाड़ी के पिछले शीशे के ऊपर लिखा हुआ था कि भाइयों, मैं अमरीकी नहीं, मैं मासूम फ्रांसीसी हूँ। यानी यहाँ तो हर किसी को, गोरे को यही समझा जाता है ना कि ये कोई अमरीकी है या यहूदी है या कोई पता नहीं कौन है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा अब हमारा जो इमेज है, एक तो ये कि हम बाहर के मुल्कों में जाके अपने आप को एक्लेमेटाइज़ नहीं करते। दूसरा जो है वो जो हमारा एक एक नेशनल कैरेक्टर रहा है, जो कुछ हम पिछले कई सालों में करते रहे हैं, यानी हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ग्रुप्स तैयार किए गए जो दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते रहे। हम दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क की हैसियत से पहचाने जाते हैं अब भी। अब भी जहाँ भी पाकिस्तान का नाम आता है, वहाँ पे फौरी तौर पे लोग टेररिज्म के बारे में सोचते हैं। मैं चीन में गया, चाइना में था, बीजिंग में, तो एक वहाँ पे चीनी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान! ठट, 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 ऐसे उसने ना, जैसे वो बंदूक जी, पकड़ बंदूक के, की गोली की आवाज़ निकालते हैं। जी। पाकिस्तान, यानी ये इमेज था पाकिस्तान का चीन में। तुर्की हम गए, मैं था, मेरी फैमिली भी थी, तो वो उन्होंने कहा जी कि हम किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो पूछा किसी से, उन्होंने कहा जी एक मुसाफिर रेस्टोरेंट है, ये इधर तकसीम स्क्वायर के पास। खैर हम वहाँ चले गए, वहाँ गए, रेस्टोरेंट में गए, तो वो लड़का जो था अंदर, तो मेरे से उसने पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा, तो मैं जी लाहौर से हूँ। मैंने कहा लाहौर से हैं, लेकिन वो बाहर मुसाफिर इंडियन रेस्टोरेंट लिखा है। वो हमें भी नहीं बताया गया था, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। कहते जी वो मेरे जो दादा थे ना, वो उदयपुर से आए थे, तो इसलिए मैंने वो लिखा है।
फिर खैर उससे थोड़ी फ्रैंकनेस हुई तो उसने कहा जी बात ये है कि इंडियन रेस्टोरेंट इसलिए लिखा है ताकि लोग आए यहाँ पे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखा होता तो आता ही ना कोई यहाँ पे, तो हमारी अपनी फिर बिजनेस कंसिडरेशंस होती हैं, तो इस वजह से हम वो इंडियन रेस्टोरेंट लिखा है वहाँ पे। तो बात ये है, इसी तरह वो मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी अफगान है और वो स्वीडन में होता है, तो वो कहता है कि मेरे ससुराल वालों ने सख्ती से मना कर रखा है कि मेरी बीवी को और मुझे कि तुमने यहाँ बताना नहीं है कि तुम पाकिस्तानी हो, तुमने कहना मैं इंडियन हूँ। यानी ये इस वक्त इमेज हमारा बन चुका है दुनिया में। अफगानिस्तान देख लें, मुस्लिम कंट्री है, वहां पे कोई यानी पाकिस्तानी बताएगा तो वो उसके लिए एक एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। टर्की देख लें, मुस्लिम कंट्री है, इवन ईरान देख लें, आप बांग्लादेश देख लें। यानी यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया, लोग मेरे से पूछते थे आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुझे अपने आप को पाकिस्तानी बताते हुए शर्म आती थी। यानी मेरे मुल्क का जो भी एक यानी ये किरदार रहा है, यानी मतलब कोई हवाई जहाज अगवा हो जाता है एयर इंडिया का तो वो यहाँ पे आता है, कोई यहाँ पे मलेशियन टेररिस्ट है तो वो एबटाबाद से बरामद होता है। ये जो 9/11 का मास्टरमाइंड था खालिद शेख मोहम्मद, ये रावलपिंडी से बरामद होता है। एमल वली खान जो है वो डेरा गाजी खान से बरामद होता है। रमजी यूसुफ इस्लामाबाद से बरामद होता है। उसामा बिन लादेन एबटाबाद से बरामद होता है। यार ये क्या हो रहा है, ये क्या होता रहा है इस मुल्क में क्या होता रहा है। यानी मतलब ये कि यार कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक साइंटिस्ट था उसको हमने बिल्कुल डिसमेंबर कर दिया। हमने कहा जी ये तो मुसलमान ही नहीं है, इसको तो हम ओन ही नहीं करते। वो एक लड़की थी, यंग लड़की बेचारी, एक बैकवर्ड एरिया से, मलाला यूसुफजई, हमने कहा हम तो ओन ही नहीं करते इसको। दोनों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और दोनों जो है वो वेस्ट में, और दोनों को अब पाकिस्तान, एक तो खैर बेचारा वो फौत हो गया वहीं, और दूसरी वो बच्ची जो है वो यहाँ पे उसकी जान को खतरा है, वो आती नहीं है यहाँ पे, वो उधर इंग्लैंड में रहती है। तो ये इमेज आपने दुनिया को दिया है कि यार ये आपका मुल्क है। अब देखें कि जावेद अख्तर जो मुल्हिद है वो इंडिया में आजादाना रह सकता है, जावेद गामदी जो रिलीजियस स्कॉलर है वो अमेरिका में रह रहा है, हमारा है जी। यहाँ पे इवन जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी जान को खतरा है कि वो यार ये इस्लाम मसलक से है, ये उसका वो मसलक है, ये जनाब ये इसने जुर्रत की है मजहब को एक नए अंदाज में इंटरप्रेट करने की, लिहाजा ये तो मजहब से बाहर हो गया, इसको तो नहीं छोड़ना। तो अब इतने ग्रुप बन चुके हैं। अभी आप देख लें, चंद दिन पहले एक बंदे को मार दिया गया, जला दिया गया, ये अभी स्वात में, ये चंद दिन पहले की बात है। और वो खबर जो है वो बीबीसी ने, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, डॉयचे वेले ने, रॉयटर्स ने, ब्लूमबर्ग ने, डेली टेलीग्राफ ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, पूरी दुनिया में वो खबर फ्लैश हुई। आप मुझे बताएं कि उससे क्या इमेज बना होगा इस मुल्क का, और मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में टूरिज्म के लिए आएगा कौन आएगा यहाँ पे। यानी ये हालात जहाँ पे हों तो यहाँ कौन आएगा। उन्होंने तो वसीम साहब अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट को ही मार डाला। वो जो स्वात में गया था वो डोमेस्टिक टूरिस्ट था ना, लोकल कहीं से एक ही शहर से दूसरे शहर घूमने गया था, काम करता था। वो कुछ देर के लिए छुट्टी मनाने के लिए गया था बेचारा, और उसके ऊपर ब्लास्फेमी का और इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ एक फतवा इन लोगों ने लगाया। 2 लाख ज़ॉम्बीज, मैं तो मुसलमान नहीं कहूंगी उन लोगों को और इस्लाम का मानने वाला भी नहीं कहूंगी, 2 लाख से ऊपर ज़ॉम्बीज उसको पुलिस की हिरासत से लेकर के आते हैं और पुलिस को गोली मारते हैं, 20-25 गाड़ियां जलाते हैं और उसके बाद फिर उसको नंगा करते हैं, उसको मारते हैं, उसको जलाते हैं और फिर जली हुई बॉडी को चिथड़ा उड़ा देते हैं, जली हुई बॉडी को, और नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का
नारा लगाते हैं। मतलब बिल्कुल zombies है, they are zombies, they are not human being actually. नाजिया अच्छा, ये हम मामला सिर्फ स्वात जी ही में नहीं होगा। इस तरह के वाकयात जो हैं और भी कोर्ट राधा किशन में वो क्रिश्चियन एक वो तो औरत हर थी, चौथे दिन हर हफ्ते इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तो बड़ी उनको आम है। उनको जला दिया गया एक भट्टे के अंदर, और वो औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी। जी 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 जी। वो औरत जो थी वो 8 शमा उसका नाम था। 8 महीना प्रेग्नेंट थी वो। हाँ, वो आप देखें कि जहाँ पे ये वाकयात हो रहे हों और रियासती सतह पे चंद लोगों ने चंद तकरीरें कर दी असेंबली में खड़े होके, उसके अलावा रियासत ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर। हालांकि ये एक बहुत बड़ा, किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में एक बहुत बड़ा ये नेशनल एक डिस्कोर्स होना चाहिए था कि यार ये हुआ एब्सोल्युटली क्या, क्यों हुआ है। बिल्कुल। नाज़िया जो वसीम साहब ने एक बात कही कि हम पहले तो उस मुल्क को छोड़कर जाते हैं जहाँ से और जहाँ के नियम कानून से हम परेशान होते हैं। फिर उस मुल्क में जाकर हम वही नियम कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा ओपनली सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुसलमानों को लेकर ये बात कही जाती है कि पहले तो उन हालातों से तंग होकर जाते हैं, फिर वही हालात वहाँ पे पैदा करने के लिए हम पूरी डिमांड ज़ोर-शोर, पूरा एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाते हैं। और जो बदलाव की मांग है या रिफॉर्म विद इन द कम्युनिटी या विद इन द रिलीजियस पूरा जो सिस्टम है, उसमें क्यों नहीं हो पाता है? क्यों जावेद गामिदी को पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका जाना पड़ता है? क्यों एक इस्लाम भी इजाज़त देता है कि अल्लाह कहता है कि आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, तो ये मुल्ला अक्ल का इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों नहीं देते और क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे बहुत एक साजिद रशीदी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम बिल्कुल नहीं है। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है अंबर, लेकिन इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो वाक़ई में पाकिस्तानी हरकतों से, वहाँ के टेररिज्म एक्टिविटीज़ से, वहाँ की बेहुदा, बेशर्म हरकतों से वो ऊब करके वो कूच कर जाते हैं और दूसरे देश में या दूसरे शहर में जाकर के रह बस जाते हैं। पर वो वहाँ के माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। और एक वो टुकड़े-टुकड़े गैंग है जो जानबूझ करके पाकिस्तान से निकल करके वो अलग-अलग विभिन्न देशों में जाकर के बसते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं किसी लॉन्ड्री की दुकान में या किसी पापड़ की दुकान में या किसी चकली की दुकान में, पहले उनसे नमाज, जैसा कि वसीम साहब ने कहा कि पहले नमाज, उसके बाद फिर जगह, फिर उसके बाद तयम्मुम, उसके बाद वज़ू, उसके बाद हिजाब, वो सिर्फ अपने तक नहीं रखते हैं। उसके बाद फिर वो तबलीग करना स्टार्ट कर देते हैं कि आप भी अपनी बेटी को पहनाइए, आप अपने वेस्टर्न कल्चर को छोड़ करके आप इस्लाम में आ जाइए, इस्लाम बहुत खूबसूरत है। जो अल-तक़िया, दाई, जज़िया, जो एक जिहाद, जो एक टेबल बनाया गया है मुसलमानों के लिए। मैं और आप अंबर जब नेशनल न्यूज़ पर बैठते हैं तो क्या हमें नहीं कहा जाता बागी मुसलमान? हमें भी तो कहा जाता है। हम सिर्फ पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें तो भारत के बारे में बात करना चाहिए। सभी की बात की है ना? सर जो भी इस टाइप के मुसलमान हैं, जो जंगजू टाइप के हैं, जो बहुत जो इस्लाम को जस्टिफिकेशन में रख करके हर वो क्राइम करते हैं जो एक्चुअली में इस्लाम के नजर में भी क्राइम है और संविधान के नजर में भी क्राइम है। क्या इस्लाम और अल कुरान ने कहीं पर भी कहा है कि एक 5 साल की बच्ची को अगवा करो और उसका रेप कर दो? ये तो नहीं कहा अल कुरान ने, मैंने भी पढ़ा बामाई ने। या कहीं पर अल कुरान ने कहा है कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ो, उसका कन्वर्शन करा दो, सूरह अल काफिरून? क्या कहीं पर कुरान ने कहा है कि आप किसी का गला काट दो? ये बात तो नहीं कहा है। और इस्लामिक पनिशमेंट की वजह से, जो इस्लामिक पनिशमेंट को बखूबी अरब और अलग देश जो फॉलो अब तक करता आ रहा है कट्टर इस्लामिक पनिशमेंट को, इसकी वजह है कि पूरे यूएई, पूरे अरब के मुसलमान ये जंगजू हरकतें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है अरब के लोगों को कि अगर हम ये जंगजू और पाकिस्तानी हरकत करेंगे तो हमें नहीं छोड़ा जाएगा, हमें नहीं बख्शा जाएगा। द सेकेंड थिंग इज कि रिफॉर्मेशन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो। अच्छा, अपनी ही अलहामी 5 किताबों को एक किताब मानते हैं, बाकी सबको गरियाते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। तौरात को गाली देते हैं, ज़बूर को गाली देते हैं, इंजील को गाली देते हैं, बाइबल को गाली देते हैं, पर अल कुरान को बोलते हैं कि हम मानते हैं। पर उस अल कुरान में इकरा को नहीं मानते, उस अल कुरान में सूरह अल काफिरून को नहीं मानते, उस अल कुरान में लकुम दीनकुम वलिय दीन को नहीं मानते, तो नहीं मानेंगे। अच्छा,
अगर वाकई में मेरे भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान जो इतनी ज्यादा तबाही और इतनी ज्यादा आतंकी हरकतों में जो अपने आप को मलूस कर चुके हैं, अपने आप को इंडल्ज कर चुके हैं, क्या वो भूल चुके हैं कि यही कुरान मजार परस्ती मना करता है, यही कुरान फिरका परस्ती मना करता है, यही कुरान कहता है कि किसी गैर औरत को आप नजर उठा करके भर नजर देख भी नहीं सकते, नहीं तो पत्थरे मार करके आपको मार दिया जाएगा, आपके औजार काट दिए जाएंगे। तो ये चीज, ये तो अल कुरान भी नहीं मान रहे, ये अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए हर वो क्राइम करते चले जा रहे हैं इस्लाम के भरोसे, इस्लाम के कंधे पर चढ़ करके। एज पर माय थिंकिंग कि पाकिस्तान में अब क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके हैं, टूरिस्ट खत्म हो चुका है, इकोनॉमी पूरी खत्म हो चुकी है, एजुकेशन पूरा खत्म हो चुका है, तो अब पाकिस्तान की सरकार को बहुत अच्छे से बैठ करके एक मीटिंग करनी चाहिए, गौर तालाब करना चाहिए और अरब की तरह इस्लामिक पनिशमेंट वहां पर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि एक मात्र इस्लामिक पनिशमेंट है जो पाकिस्तान के इस हालात को सुधार सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आप इन्होंने बताया कि वसीम साहब ने कि कोई बोलना नहीं चाहता है बाहर जाकर के, उनको शर्म आती है, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है जानबूझ करके, वो अपने आप को पाकिस्तानी बताना नहीं चाहते। तो देखिए कायदे आजम आपके जिन्ना साहब, उनके परिवार वाले अपने आप को नहीं बताना चाहते हैं कि वो जिन्ना के परिवार वाले, वेडिया टाइटल रख लिया उन लोगों ने, अपने आप को एनआरआई बोलना ज्यादा सुटेबल समझते हैं, लेकिन जिन्ना के परिवार वाले खुद को नहीं पहचान करवाते हैं, बिल्कुल नहीं पहचान करवाते। तो जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने गांधी जी से और नेहरू साहब से बात किया कि भाई मेरा खान पान, मेरा वेशभूषा, मेरा रिचुअल, सारी चीजें, मेरा नमाज, मेरा पहनावा सब अलग है, मुझे एक मुसलमानों को अच्छा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान बना के दे दो। आज जिन्ना के परिवार वाले जिन्ना का नाम, जिन्ना का टाइटल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो देखिए ये मुसलमानों को अब सोचने का वक्त आ चुका है, चाहे वो भारत के मुसलमान है, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान है, कि अब इनकी जंगजू हरकतें, इनकी बेहुदा और अश्लील हरकतें और इनकी क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज को इस्लामिक पनिशमेंट से ही खत्म किया जा सकता है, तभी ये डरेंगे, अदरवाइज ये नहीं डरेंगे। वसीम साहब, जो नाजिया ने एक सुझाव दिया है, आपको लगता है कि ये सुझाव कारगर रहेगा? क्योंकि इस्लाम में तो फिर अपने हिसाब से कुछ इंटरप्रिटेशन करके अपने लिए सारी चीजें सही कर ली जाती हैं कि अगर काफिर की बच्ची है उसका रेप करना तो जायज है, अगर आप अपने यहाँ की होगी तो उसके लिए अलग होगा। तो कहीं से निजाम बराबर तो नजर नहीं आता, तो इस तरह का सुझाव भी वर्क नहीं करेगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा नाजिया से, क्योंकि देखिए ये 1400-1500 साल पहले का जो एक अरब ट्राइबल कल्चर था, उसमें तो ये सजाएं दी जाती थीं, और इस्लाम से पहले की सजाएं हैं ये, यानी ऐसा नहीं कि इस्लाम के बाद ये सजाएं, वो उस कल्चर का हिस्सा थी ये। लेकिन अब तो सिविलाइजेशन बहुत आगे चली गई, अब तो इंसान ने बहुत ज़हनी तौर पे प्रोग्रेस किया है, एक इंसानी इर्तिका हुआ है, हमने बहुत कुछ सीखा है। अब आप 1400-1500 साल पहले का जो वो निज़ाम है, या तो वो निज़ाम ले आएँ और फिर उसमें वो सज़ाएँ भी आपकी जस्टिफाइबल होंगी। लेकिन अगर इमरान आप खान ने तो प्रपोज किया था निज़ाम मुस्तफा। अगर आप रह रहे हैं 21st सेंचुरी में और 6th 7th सेंचुरी की सजाओं को आप आज के दौर में इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि सोशल लेवल पे इसकी बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान में ये यानी ये जो सजाएं हैं, मतलब जिना की सजा भी मौजूद है, और लेकिन बात ये है कि वो कभी भी इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके लिए फिर सोशल लेवल पे एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि हालात उस तरह के हैं और सोशल लेवल पे कोई एक्सेप्टेंस है उसकी। तो मैं कुछ कहना चाह रहे हैं? आप आगे जाए, आप पीछे तो जा रहे हैं। हाँ, हम पीछे रह गए, हम तो बहुत आगे निकल गए। वसीम साहब, ऐसा है कि आज भी पाकिस्तान में या भारत के मुसलमानों की नजर में 5 साल की बच्ची औरत ही होती है, आज भी।
मुसलमान बेटियों को मस्जिद के अंदर एंटर करने नहीं दिया जाता है। हाँ, वो अलग सी बात है, हमारे भारत में मस्जिद टूटती है तो औरतों को अंदर एंटर करवा दिया जाता है, कितना टूटे अवैध निर्माण। आज भी वही 1450 साल, बल्कि बिहाइंड द कैमरा हम ये बात भी कर रहे थे कि वही 1450 साल वाले ईरा में मुसलमान रहना, बसना और अपने आप को गुजारना सही समझते हैं। रिफॉर्म होना नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं। तो जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, जो 23.1% माइनॉरिटीज को मार गिराया गया है, 1% से भी कम बचे हैं। 1288 मंदिरों में से सिर्फ 22 मंदिरें बची हैं और एक्टिव सिर्फ 11 मंदिरें बची हैं, बाकी सब। और वो एक्टिव जो 11 मंदिरें हैं उसमें भी एक तरफ गोरू गोश्त बेचा जाता है और एक तरफ मुर्गी गोश्त बेचा जाता है, ताकि हिंदुओं को आघात पहुंचाया जा सके, उनको तकलीफ दी जा सके। तो आज भी वही सारी चीजें हो रही हैं कि शिया की मस्जिदों को तोड़ दो बम से, अहमदियों को ना मानो। तो आपने जो बात कही है वाकई में मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि सोशली इसको, इस्लामिक पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना या इम्प्लीमेंट करना टफ होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नामुमकिन होगा, क्योंकि आज भी आपके पाकिस्तान में 1 मिलियन मुल्ला ही बनाए जा रहे हैं, साइंटिस्ट नहीं बनाए जा रहे हैं। आज भी आपके पाकिस्तान में यही कहा जा रहा है कि हलवा लिख करके अगर कोई लड़की कुर्ता पहन ले तो इसी वक्त चौराहे पर सारे मर्दों के सामने वो कुर्ता उतारो, क्योंकि उसमें अरबी लिखा हुआ है। तो मानसिकता तो वही 1450 साल पुरानी वाली है, मानसिकता तो चेंज नहीं हुई है, लेकिन क्राइम जो है वो अब तलवार से, भाला से, जो 640 620 एडी में जो जंगे बदर में हुआ करता था तलवार और भाला से, वो नहीं करके अब बम, गोली, बारूद, असलाहा और न्यूक्लियर बॉम्ब, इन चीजों से बड़ा मॉडर्नाइज हो करके ये लोग अपनी आतंकी और बेहुदा हरकतों को अंजाम देते हैं। अब तो बलात्कार के वक्त में पाकिस्तान में वीडियो भी शूट होने लगा है। अच्छा, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि इसी सोच को हमने खत्म करना है, इसके साथ लड़ना है, करना है। हमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना, सीधी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा तबका है जो कि प्रोग्रेसिव थॉट रखता है, जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो मॉडर्न वैल्यूज को जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि बात असल में ये है कि देखें, जो मौलवी होता है ना, या जो एक रिलीजियस बंदा होता है, वो आम तौर पे गैंग्स में ऑपरेट करते हैं। वो उनकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा होती है, वो सड़क पे आ जाते हैं, वो जुलूस निकाल देंगे, वो नारेबाजी करेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, और हुकूमतें भी डरती हैं, सीधी बात है उनसे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, लिबरल लोग हैं, जो मॉडर्निस्ट हैं, वो भी कम नहीं है इस मुआशरे में, बहुत ज्यादा है, बहुत हैं, जिसका अभी हमें सोशल मीडिया में अंदाजा हो रहा है। ये और जिसका एग्जाम्पल वसीम साहब है खुद भी, और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इस तरह की लाइफ लीड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरी फेसबुक यानी 2.25 लाख 1,83,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं फेसबुक पे, और ये इनके साथ यूट्यूब्स पे भी मैं आता हूँ, बहुत से चैनल्स पे। तो बहुत लोग हैं जिनकी आहिस्ता आहिस्ता वो, जो जाहिर है पहले सोशल मीडिया तो था नहीं, लोग सोचते थे लेकिन वो अपने ख्यालात शेयर नहीं कर सकते थे। अब सोशल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में हूँ, एक लड़की मिसाल के तौर पे झंग में बैठी है, एक लड़का जो है वो मियाँ वाली में बैठा है, किसी गांव में है। हम सब अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि यार जैसे हम सोचते हैं और भी बहुत से लोग हैं जिनकी यही सोच है। तो मेरा ख्याल है कि इस सोच को हमें प्रमोट करना चाहिए, और वो जो सोच है, जो मौलवी की सोच है, उसको डिस्करेज करना है, उसके साथ लड़ना है, और उसको हमने प्रोग्रेसिव थॉट से रिप्लेस करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और यही एकमात्र इलाज है। लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल तक रेवोल्यूशन लाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है, वो आगे की बात है। नाज़िया जी, जल्दी से आप अपनी बात खत्म कर दीजिए, फिर मैं इसको वाइंड अप करता हूं। मैं वसीम साहब की बात को बिल्कुल अग्री करती हूँ, और बहुत सम्मान के साथ अग्री कर रही हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा इनकलाबी एक गैजेट हम लोगों को मिला है कि हम अपनी सोच को सामने रख सकते हैं, और रिफॉर्मेशन को आगे लेकर आने के लिए हम बहुत ही अहम भूमिका हम जैसे लोग निभा रहे हैं।
पर अब बात आती है कि अगर कोई चीज सरकारी मोहर लग करके आ जाता है ना, तो उसको अवेयर करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में और भी आसानी हो जाती है, और भी आसानी हो जाती है। जैसे हालिया में देखिए इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में पाकिस्तान के सरकार ने जाकर के कहा कि देखिए हमारे लोगों को भारत के कोई लोग एंटर कर करके मार रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो जिहादियों को और आतंकियों को रखते हैं। वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास आई और ऑफिशियली वसीम साहब ने खुद ही बता दी, सारे के सारे जिहादी पाकिस्तान से पकड़े जाते हैं। ऑफिशियली आई। बात ही नहीं है। उसी तरीके से अगर इस्लामिक पनिशमेंट को ये जितने भी रिफॉर्मेशन वाले लोग हैं, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक आवाज तो उठाकर देखें। और मैं मानती हूँ कि ये जो लोग हैं जो रिफॉर्मेशन पाकिस्तान में चाहते हैं, ये अगर आवाज उठाएंगे तो जो जंगजू लोग हैं, जो ज़ॉम्बीज की तरह लोगों को जलाते हैं, काटते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, कन्वर्शन करवाते हैं, 5 साल की बच्ची को अगवा करते हैं, जो किडनैप करते हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं डरेंगे कि अगर ये यूएन ने या इंटरनेशनल कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि 5 ही साल के लिए पाकिस्तान में इस्लामिक पनिशमेंट जारी किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं डरेंगे और अपने क्राइम को ये रोकेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक आखिरी कमेंट मैं दे दूं। देखिए, पनिशमेंट तो अभी भी मौजूद है ब्लास्फेमी लॉ में, लेकिन होता क्या है कि जब आप पनिशमेंट्स को बाकायदा तौर पे एक कानून साजी करके उनको आप लागू कर देते हैं, तो फिर माशरे में उनका बहुत ज्यादा जो है वो मिसयूज होता है, जैसे ब्लास्फेमी लॉ का हो रहा है। एब्सोल्युटली। झगड़ा है, कुछ जाती दुश्मनी है, कोई अनाद है किसी से, तो लोग फिर वो इनफैक्ट स्वात वाले केस में भी यही हुआ कि किसी होटल ओनर से उसकी बहस हो गई थी, कोई भी ब्लास्फेमी जैसा कोई मुद्दा नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं पे भी ना पनिशमेंट्स जो होती हैं वो उनका मकसद रेट्रीब्यूशन नहीं होता, बल्कि रेफर्मेशन होता है, डिटरेंस होता है। तो डिटरेंस और रेफर्मेशन के लिए फिर सख्त सजाओं की जरूरत उस तरह से नहीं है। सख्त सजाएं कब तो सऊदी अरेबिया में देखें ना, गला काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है, लेकिन वहां पे क्राइम तो खत्म नहीं हुआ। चोरी वहां भी होती है, एडल्ट्री भी होती है, रेप होता है और कत्ल भी होते हैं वहां पे। तो लेकिन एक सोसाइटल लेवल पर चेंज की जरूरत है, और एक अगर गवर्नमेंट लेवल पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कुछ चीजों को फोर्सफुली भी इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर द गुड ऑफ द कंट्री, तो वो बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे स्थिति में पाकिस्तान है, बड़े पॉजिटिव चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, वसीम साहब और नाजिया, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।